अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 11 के यूनिट नंबर 9 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये 20-25 मिनट की वीडियो से ही आपका ये कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें उसने हमें कहा है फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट, कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर और कोशेंट कैलकुलेट करना है, यानी सिंपल डिवीजन परफॉर्म करनी है और उसके बाद हमें रिमाइंडर और कोशेंट मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बड़े वाले एक्सप्रेशन को अंदर रखा, छोटे वाले एक्सप्रेशन को बाहर रखा। सिर्फ इस मेथड पे टाइम लगेगा, बाकी आपकी एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, हमें इसके थ्रू इसको सॉल्व करना है। यानी आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो मुझे अपने पहले वेरिएबल को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि वो मुझे ये वाला वेरिएबल दे दे। यानी मुझे अपने x-2 को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास x3 आ जाए। तो बड़ा आसान काम है। क्या करूँगा, मैं अपने x-2 को x² से मल्टीप्लाई करा दूंगा। क्यों, मेरे पास कितने x मौजूद हैं, 1x मौजूद है। अंदर कितने x चाहिए मुझे, x की पावर 3 चाहिए। तो अगर मेरे पास 1 मौजूद है, तो अगर मेरे पास 2 पावर और आ जाए तो मैं इस 3 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने x-2 को x² से मल्टीप्लाई करवा लिया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं x को x² से करवाऊंगा तो मुझे इस नंबर को भी x² से करवाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। तो मैंने x को x² से करवाया, x³ आ गया। 2 को x² से करवाया तो 2x² आ गया। दरमियान में चूंकि माइनस था वो एज इट इज़ रहा, मैंने उसको यहाँ पे जो भी मेरा एक्सप्रेशन बना लिख दिया। डिवीजन करते हुए क्या होता है कि अगर हम लिखते हैं 4 1 जार 4, तो बेशक ये प्लस का 4 आता है, लेकिन हम इसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें साइन चेंज करना होता है डिवीजन के लिए। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे अपना साइन चेंज करेंगे। प्लस x³ था तो मैंने उसको क्या लिख दिया, -x³ लिख दिया। ये -2x² था, मैंने इसको +2x² कर दिया। x³ से कैंसिल, ये दोनों प्लस 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 होके 14 बन गया। ये -3x एज इट इज़, +4 भी एज इट इज़ उतर आया। अच्छा, अब मुझे अपने x-2 को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है कि ये 14x² आ जाए। हमेशा मुझे पहले नंबर से गर्ज होगी। अब मेरे पास एक x पड़ा है, एक x मुझे और चाहिए, चलो x तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब मेरे x के साथ है 1, जबकि इस x के साथ है 14। यहाँ दोनों x के साथ 1 था, इसलिए मुझे नंबर के बारे में फ़िक्र नहीं करनी पड़ी। लेकिन यहाँ मेरे x के साथ 1 है और इस x² के साथ कितना है, 14। तो मुझे एक x तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ साथ मुझे 14 भी चाहिए ताकि मेरा 1 14 बन जाए और फिर ये कैंसिल आउट हो सके। तो मैं अपने x-2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 14x से। 14x इंटू एक्स 14x², 14x 2 ज़ार 28x। तो मेरे पास आ गया 14x² और 28x। दरमियान में माइनस था, माइनस रहा, लेकिन चूंकि मुझे साइन चेंज करना है तो प्लस माइनस में बदल गया, माइनस प्लस में बदल गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों प्लस माइनस माइनस होकर 25x आ गया और ये 4 एज इट इज़ नीचे उतर आया। अब मुझे x चाहिए, मेरे पास भी x पड़ा है, यानी मुझे x लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ मुझे नंबर को टैकल करना है। मेरे पास है 1, यहाँ चाहिए 25। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सीधा सीधा 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि वो 25x बन जाए और 25 2 ज़ार 50 हो जाए। तो ये मैंने 50 लिख दिया, ये 25x साइन चेंज किए, 25 से कैंसिल, 50 और 4 54। ये मेरा रिमाइंडर आ चुका है और ये मेरा ऊपर वाला, यानी जो जो नंबर्स मैं चूज़ करता गया वो ऊपर लिखता गया। पहले x² चूज़ किया, ऊपर लिख दिया। 14x चूज़ किया, ऊपर लिख दिया। 25 चूज़ किया, ऊपर लिख दिया और उनके साथ प्लस लिख दिया। ये मेरा क्वोशंट है और जो नीचे बचा वो रिमाइंडर है। एक पॉइंट और नोट कर लें, वो ये कि अगर कभी मेरे पास यहाँ माइनस आ जाए तो मैं माइनस वाला नंबर चूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मैं माइनस वाला नंबर चूज़ करूँगा तो ही साइन चेंज होकर प्लस होगा और दो चीज़ें आपस में कैंसिल आउट होंगी। अदरवाइज़ अगर मैं फिर प्लस वाले से करूँगा तो आप देखें ये साइन माइनस में चेंज हो रहा है। मान लें अगर इधर भी माइनस होता तो वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, तो फिर वो कैंसिल आउट तो होते ही ना, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी ही ना होती। तो इसलिए रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर यहाँ कभी आपकी चीज़ के साथ माइनस आ जाए तो आप अपने नंबर के साथ माइनस लेंगे ताकि आपका आंसर माइनस में आए और फिर आप उसे प्लस में बदल के कट कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आगे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने x² प्लस 5x प्लस 6 दिया है, साथ हमें x-2 दिया है और उसने कहा भाई रिमाइंडर थ्योरम लगा के रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम बिल्कुल सेम बात है, बस आपने करना क्या है,
जो भी आपको उसने डिविडेंड दिया हुआ है आप उसको 0 के बराबर रखें और वहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। देन आप अपने ओरिजिनल फंक्शन को f(x) के बराबर लेट करके, वो आप इसलिए कर लें ताकि आपको पता हो कि मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करने लगूँ। तो मैंने अपने फंक्शन को f(x) के बराबर लेट किया, x माइनस टू को 0 के इक्वल रखा, ये -2 दूसरी साइड पे जाके +2 बन गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना शुरू करता हूँ। x है तो f(2), x है तो 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 प्लस 6, सॉल्व किया, ये मेरे पास रिमाइंडर कैलकुलेट हो गया। इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैलकुलेट करना। जो पीछे किया था वो डिवीजन से रिमाइंडर कैलकुलेट किया था, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम से कैलकुलेट किया। तो ये बहुत सिंपल तरीका था। जस्ट आपने क्या करना है, जो भी यहाँ आपके पास दिया हुआ एक्सप्रेशन उसको 0 के बराबर रखें, वहाँ से x की वैल्यू निकालें और देन उसको अपने गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बात है। आप अपने फंक्शन को लेट करें, x² - 1 है उसको f(x) के बराबर लेट किया, x + 1 को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू निकाली -1, उस -1 को फंक्शन में जाके पुट किया। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी बात, यहाँ उसने हमें कहा है कि भाई फैक्टर थ्योरम लगाओ और फैक्टर थ्योरम के ज़रिए ये पता करो कि क्या ये पूरा पूरा इसको डिवाइड करता है या नहीं करता। दोबारा सुन लें कि क्या अगर मैं इसको बाहर रखूं, इसको डिवाइड के अंदर रखूं, तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड करके 0 रिमाइंडर दे सकता है या नहीं। ये फैक्टर थ्योरम के थ्रू हमें पता चल जाता है। यानी मैंने x + 1 को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू -1 आ गई, मैंने उसको फंक्शन में पुट किया, मेरे पास फंक्शन में पुट करने पे आंसर कितना आया 0। इसका मतलब अगर मैं x + 1 को x² - 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर में कितना आंसर आएगा 0। लेकिन एक दूसरे केस पे चलते हैं, x - 3 है, मैंने उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाली, इसको f(x) के बराबर बोला और देन मैंने इधर 3 पुट किया और मैंने जब इसको सॉल्व किया मेरे पास 7 आया रिमाइंडर में। तो इसका मतलब है कि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, ये इसका फैक्टर नहीं है, जबकि ये इसका फैक्टर ज़रूर था। ये एक काफ़ी ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू ये साबित करना है कि ये नंबर इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। यानी जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। साथ ही साथ हमें फैक्टराइज भी करना है, यानी दो काम करने हैं, फैक्टराइज करना है और ये साबित करना है कि ये जो जब एक्सप्रेशन बनेगा और हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 0 बचेगा। अच्छा, करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ज़रूरी बात, सिंथेटिक डिवीजन करते हुए आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या मेरे फंक्शन की पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट है। मतलब मेरा पॉलिनोमियल शुरू हो रहा है 3 से, फिर उसमें आ रहा है 1, 2 वाली पावर मिसिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो 3 से शुरू हो रहा है तो 3, 2, 1 और सादा नंबर, इस तरीके से। अगर वो 4 से शुरू हो रहा है 4 पावर से, तो 4 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर और सादा नंबर। तो चले, चूँकि मेरे पास वो 2 वाली पावर नहीं है तो मैंने 0x2 खुद से उसमें जमा कर दिया, बाकी सारे सवाल को एज इट इज़ रखा। अच्छा, अब मैं सिंथेटिक डिवीजन कैसे बनाऊंगा, एक लाइन बना लें, उसके नीचे इस तरह कॉलम बना लें और कैसे लिखेंगे, x³ के साथ कितना नंबर 1, x² के साथ कितना नंबर 0, x के साथ 7 लेकिन माइनस का, तो माइनस ज़रूरी है, -7 लिखा, 6 प्लस का है तो वो एज इट इज़ लिख दिया। अब उसको 2 के साथ डिवाइड करना शुरू करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं। कैसे होगी, पहला वाला नंबर एज इट इज़ उतर आएगा। अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ार 2, 2 + 0 2 आ गया, 2 2 ज़ार 4, 7 में से 4 माइनस किए तो -3, 3 2 ज़ार 6, तो ये -6 आ गया, चूँकि -3 था, 6 में से 6 गए 0, यानी पहला नंबर उतरेगा। उसके बाद पहला नंबर इस 2 के साथ, जो आंसर आया यहाँ लिख दिया, ये दोनों आपस में प्लस किए, 0 2 + 2 हो गया। अब ये 2 इसके साथ, 2 2 ज़ार 4, -7 और +4 -3, अब ये -3 इस 2 के साथ, तो -6 और आंसर हम आगे आगे यहाँ पे लिखते जाएंगे, 6 - 6 0। तो ये साबित हो गया कि भाई x = 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब हम इसके थ्रू एक फैक्टर बना लेते हैं। याद है, अगर मुझे x - 2 दिया होता, मैं उसको 0 के बराबर रखता, ये -2 उधर जाके +2 हो जाता। यही काम हमें उल्टा करना है, यानी अब एक फैक्टर बनाना है।
तो x इक्वल टू +2 है, ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये x - 2 एक फैक्टर है, यानी x - 2 असल में वो फैक्टर है जिसके साथ इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये x - 2 वो फैक्टर है, ये सारे सवाल में चलता आएगा। अब ये कहाँ से आया? आपके सिंथेटिक डिवीजन से कोशेंट कैसे बनता है? आपने 1 लिखना है, ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख दिया, ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख दिया। कैसे? 1 1 प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 3। अब इसके साथ वेरिएबल्स कैसे लगाते हैं? आपका सवाल किस पावर से शुरू हो रहा है? x की पावर 3 से, तो आप एक पावर उससे कम कर दें, x की पावर 2। अब पीछे जाएं, x की पावर 1 और एक सादा नंबर होना चाहिए, 2 1 और 0 मतलब एक सादा नंबर। तो यूं हम एक कोशेंट बनाते हैं। कैसे? नंबर लिखा 1, ये 2 लिखा, ये -3 लिखा, और जिस पावर से हमारा सवाल शुरू हो रहा है उससे पावर एक कम करके अपने एक्सप्रेशन को, अपने पॉलिनोमियल को फिल करते हैं। अब मेरे पास आ गया 1x², 2x1 और -3। मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की और 3 फैक्टर्स बना लिए। मिड टर्म बड़ी सिंपल है, 3 1 जार 3 बनाना है। एक ही तरीके से 3 बन सकता है, 3 1 जार 3, जब हम 3 को 1 में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारी 3 1 जार 3 से मिड टर्म ब्रेक हो गई, कॉमन लेके फैक्टर्स बन गए। अब ये कुछ बड़े ज़रूरी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है जो हम कवर करेंगे उसी में से ही आएगा। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल में के भी इंक्लूड है, तो सीधी सी बात है, इस के की वैल्यू चाहिए। उसने कहा भाई मैं इस पॉलिनोमियल को x+1 से करता हूँ डिवाइड, तो के की जगह ऐसा क्या नंबर आएगा कि जब मैं वो नंबर लिखूं तो इसको इसके साथ डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर 16 आए। तो भाई उसने रिमाइंडर हमें बता दिया, आसान बात, रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। x+1 डिवाइज़र है, x+1 को 0 के बराबर रखा, वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, अपने पॉलिनोमियल को fx के बराबर लेट कर लिया। देन x की जगह अब मैं क्या पुट करूंगा? x+1 था, +1 उधर जाके -1, तो अब मैं x की जगह -1 पुट करूंगा, ये मैंने -1 पुट किया और ये मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। 4 1 जार 4, 2 इंटू -1, चूँकि -1 के ऊपर इवन पावर थी तो वो +1 में बदल गया, -1 के ऊपर ऑड पावर हो तो वो -1 ही रहता है। तो 4 1 जार 4, 2 1 जार 2 और ये माइनस का, और के चूँकि -1 के ऊपर स्क्वायर है यानी इवन पावर, तो वो +1 में बदल गया, के 1 जार के और +13 एज इट इज़ उतर आया। अच्छा, 4 में से 2 गए तो 2, 2 + 13 15, 15 + के। अब रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए तो हमारा जो रिमाइंडर आया है वो ये है, लेकिन उसने हमें कहा कि रिमाइंडर इसके इक्वल है, तो क्यों ना अपने रिमाइंडर को 16 के इक्वल रख दिया जाए। तो मैंने 15 + के को 16 के इक्वल रख दिया, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि रिमाइंडर हमेशा 16 के इक्वल आएगा। तो जो मेरा रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आया था मैंने उसको 16 के इक्वल रखा। ये 15 उधर जाके माइनस हो गया, तो 16 में से 15 गए 1, यानी यहाँ 1 पुट करें तो इसके साथ डिवाइड करने पे रिमाइंडर 16 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसने कहा x+1 और x-2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, और हमें ये करना है कि हमें p और q की वैल्यू चाहिए जो इस पॉलिनोमियल में इस्तेमाल हो रही हैं। मैंने x+1 को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू -1 आई, मैंने उस -1 को अपने पॉलिनोमियल में पुट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास बचा p - q = -2। पुट कैसे किया इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको आता होगा। -1 के ऊपर ऑड पावर तो -1, इवन पावर तो +1, p 1 जार p, q इंटू -1 - q, +3 एज इट इज़, 3 - 1 2 आ गया। देन मैंने इसको इक्वेशन की शेप देने के लिए +2 को दूसरी साइड भेज के -2 कर दिया। क्योंकि ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये रिमाइंडर इसका 0 के इक्वल आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको 0 के इक्वल रख के +2 उधर भेज दिया। अब बारी x - 2 की। मैंने x - 2 को 0 के बराबर रखा, वहाँ से x की वैल्यू निकाली और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दी। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू पी 4p, देन 2 इंटू क्यू 2q, +3 एज इट इज़, 8 + 3 11 और 4p + 2q ऐसे ही रहेगा, और +11 उधर जाके -11 हो गया। ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। मैं यहाँ से बड़ी आसानी से वैल्यू निकाल सकता हूँ p की। ये p इधर ही रहने दें, -q उधर जाके +q कर दें, आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें क्या किया, ये p - q = -2 था, इस p को इधर ही रहने दिया, -q दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, +q। ये मेरे पास p की एक रफ वैल्यू आ गई है जो पहली वाली लाइन से निकली थी, मैंने इसको 3 का नाम दे दिया। अब चूंकि ये पहली वाली लाइन से निकली है तो इसे दूसरी वाली लाइन में पुट होना चाहिए,
मैंने दूसरी वाली लाइन लिखी 4p + 2q = -11 और p की जगह मैंने -2 + q यानी जो p की रफ वैल्यू थी वो पुट कर दी। 4 × -2 -8, 4 × q 4q + 2q एज इट इज़ आ गया = -11 भी एज इट इज़। ये -8 उधर जाके +8, 4q + 2q 6q 6q = -3, ये 6 इधर ही उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो q की वैल्यू आ जाएगी। उस q की वैल्यू को p की रफ वैल्यू में पुट कर दें ताकि आपको p की वैल्यू मिल जाए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हैं, बाकी सेम एग्जैक्टली वैसे ही होंगे। अगर आप ये 3 सीख गए तो इजीली आप सारी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लेंगे। एक मंथली सेल्स का डाटा आया और उस डाटा पे उन्होंने जो मॉडल लगाया हुआ था वो मॉडल का पॉलिनोमियल ये था। मॉडल से मुराद ये है कि जो बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पे ना एक रिग्रेशन मॉडल्स लगते हैं एआई के थ्रू, और वो मॉडल्स ये बताते हैं कि भाई अगले माह में तुम्हारी इतनी सेल हो सकती है, उससे अगले मंथ में इतनी सेल हो सकती है, यानी वो प्रिडिक्शन करते हैं। उसने कहा ये डाटा सेट पे प्रिडिक्शन करने वाला एक मॉडल है और उसने एक प्रिडिक्शन की है। अब हमें वो प्रिडिक्शन भी पता करनी है और उसने हमें असल सेल भी बता दी है। उसने कहा जी 5वें महीने में ना 240 की सेल हुई है, आपने ये बताना है कि एरर कितना है। यानी मान लें कि मॉडल ने अगर कहा हो कि 240 की सेल होगी, उसने प्रिडिक्ट किया हो और असल में भी 240 की सेल हो गई है, तो इसका मतलब है मॉडल हमारा 100% एक्यूरेट है कि उसमें कोई एरर नहीं है, 0% एरर है। मान लें अगर मॉडल ने कहा हो कि 500 की सेल होगी और असल में 240 की सेल हुई है, तो इसका मतलब मॉडल ने काफ़ी बड़ी गलती कर दी, उसमें ज़्यादा एरर है। तो इस तरीके से हमें एरर पता करना है। क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिखा, चूँकि महीना 5वां है तो x की जगह 5 पुट किया और मुझे ये पता लग गया कि भाई मॉडल कितनी वैल्यू कह रहा था। मॉडल कह रहा था 177 की सेल होगी और असल में ऑब्जर्व कितनी हुई है सेल। ऑब्जर्व का मतलब है असल में कितनी हुई है, असल में तो 240 हुई है। तो एरर कैसे निकलता है, एरर निकलता है भी असल में कितनी सेल हुई, मॉडल ने कितनी प्रिडिक्ट की, दोनों को माइनस करो एरर पता लग जाएगा। ये तो आ गया एरर। लेकिन उसने हमें कहा है फाइंड परसेंटेज एरर। ये बुक में कंप्लीट क्वेश्चन है कि उसने कहा है परसेंटेज एरर निकाले। परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, एरर लिखो ऊपर, जो असल में सेल हुई है वो नीचे लिखो और 100% से मल्टीप्लाई कर दो। कितने का फ़र्क आया भाई, मॉडल कह रहा था 177 की होगी, असल में 240 की हुई है, तो 240 में से 177 गए तो 63 का एरर। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब है असल कितनी सेल हुई, असल तो 240 हुई है, इनको डिवाइड किया तो 26% एरर आया। यानी हमारे मॉडल में 26% एरर है, उसने 26% गलती की है प्रिडिक्शन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है और उसका जो ट्रांसफ़र सिस्टम है ना उसका हमने न्यूमरेटर कैलकुलेट किया। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो ये पॉलिनोमियल मिला है, उसने कहा ज़ीरोज़ निकाल के बताओ इस सिस्टम के। तो ज़ीरोज़ निकालने इस सिस्टम के, तो इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल के नाम की जगह कितना आ जाना चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि उसने कहा हुआ फाइंड द ज़ीरोज़। तो z² - g - 2 लिखा हुआ है। सीधी सी बात है, आप इसके फैक्टर्स बना लें यानी मिड टर्म ब्रेक कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 वन ज़ार 2 बनाना है, तो 2 वन ज़ार 2 तो फिर एक ही तरीके से बनता है, 2 वन ज़ार 2 और 2 में से एक माइनस किए तो एक आ जाएगा। चूँकि यहाँ माइनस था तो मैंने बड़ी रकम के साथ माइनस लगाया और दोनों को माइनस करना था तो इसलिए यहाँ प्लस लगाया। मिड टर्म ब्रेक करके और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को ज़ीरोज़ के इक्वल रख के z की 2 वैल्यूज़ निकाल लेनी है, यही आपका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसने ये एक्सप्रेशन दी है और सवाल ये है कि ज़ीरोज़ निकालो, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। नीचे वाले डिनोमिनेटर से आपने परेशान नहीं होना, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस ज़ीरो से आके मल्टीप्लाई हुआ तो इसका तो केस ही ख़त्म हो गया। पीछे हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर बचा, z² - 0.5 z - 0.5। आप इसको क्वाड्रेटिक लगाना चाहें क्वाड्रेटिक लगा लें, मिड टर्म ब्रेक करनी है मिड टर्म ब्रेक कर लें। 0.5 वन ज़ार 0.5 बनाना है, वो एक ही तरीके से बन सकता है, 0.5 वन ज़ार 0.5, और उनको जब आपस में माइनस करेंगे तो दरमियान में भी 0.5 आ जाएगा। ये मैंने मिड टर्म ब्रेक की, कॉमन लिया और उधर से मैंने z की 2 वैल्यूज़ निकाली और आंसर आ गया। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आपको मिड टर्म थोड़ी मुश्किल लगती है तो। ये हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह जितना हमने किया है मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आया भी तो हमने मेथड सीख लिया, अब प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको कवर कर लेंगे।